जय हिंद देवियों और सज्जनों, आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट चंद्र कुमार। पिछले एपिसोड में हमने बिल्कुल एक नया विषय आयुर्वेद को लिया है और हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ वैद्य जो तमाम राष्ट्राध्यक्षों की नाड़ी देखा है और राष्ट्र के अनेक महत्वपूर्ण लोगों को भी ठीक किया है, मैं ऐसे वैद्य जी से आपका साक्षात्कार करा रहा हूँ। आचार्य प्रमोद जी, नमस्कार प्रणाम। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले एपिसोड में हम लोग दिनचर्या और रात्रिचर्या पे बात किए और मुझे व्यक्तिगत रूप से कई ऐसे फोन आए कि नहीं, इस शरद ऋतु में अगर ऋतुचर्या पे कुछ टिप्स मिल जाए तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आज मैंने विशेष रिक्वेस्ट करके आमंत्रित किया है वैद्य जी को और आज हम चर्चा करेंगे ऋतुचर्या क्या है। सीधे प्रश्न पे आते हैं वैद्य जी। जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि भारत जैसे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं और उन ऋतुओं में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चर्या शब्द जो है मेरे को नहीं समझ में आता, कोई हो तो संस्कृत हो, तो ये ऋतुचर्या क्या है? देखिए, जैसे पिछले बार दिनचर्या और रात्रिचर्या हुई, तो हमारे स्वास्थ्य को संवर्धन करने के लिए क्या आहार विहार लेना चाहिए मौसम के हिसाब से, इस चीज को हमारे आहार विहार को समुचित रूप से ले करके शरीर के स्वास्थ्य, परफेक्ट हेल्थ जिसको कहते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य बना रहे, आहार विहार का परिपालन करने की चर्या को ऋतुचर्या कहते हैं। उसी को हम लोग पिछली बार जीवन जीने का रहस्य में तो ये आयुर्वेद में सब वर्णित। जी हाँ, ये आयुर्वेद। तो इसका जो ऋतुचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऋतुचर्या का उद्देश्य ही है कि हम, ऋतु का मतलब होता है सीजन, जैसे सीजन, जैसे हमारे सीजन में कहते हैं कि जाड़े का सीजन हो गया, गर्मी का सीजन हो गया। तो ये सीजन क्या है? सीजन नहीं है, ये ऋतु है। तो इस ऋतु में हमारे आयुर्वेद के हिसाब से 6 ऋतुएं होती हैं। हेमंत ऋतु होती है जो इस समय चल रहा है, फिर शिशिर ऋतु होती है, फिर उसके बाद बसंत की ऋतु होती है, फिर ग्रीष्म ऋतु होती है, फिर उसके बाद वर्षा होती है और शरद होती है। तो ये जो 6 ऋतुएं हैं, इन 6 ऋतुओं का अलग अलग सिम्टम है कि उसमें प्रकृति के हिसाब से अगर हम आहार विहार ले रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य पूर्ण ठीक रहेगा। लेकिन प्रकृति के हिसाब के विपरीत अगर हम गए आहार विहार तो हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा और वात पित्त कफ में बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो जैसे हेमंत ऋतु है, ठंडक लगती है, तो ठंडक का क्या लोग अलाव लेकर के तापते हैं अपने शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए। इन उसी चीज को हम बाह्य रूप से जो लेते हैं, अंतर रूप से हमारी अग्नि जो है तीव्र होती है इस सीजन में। तो हम ऐसे चीजों के, ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करें जिसमें अम्ल रस हो, लवण रस हो, तीखे पदार्थ खाएं। तो इनसे क्या, कषाय प्रधान रस हो, तो हमारा जो चीजें हैं वो बिगड़ने नहीं दे। बात पित्त और कफ, इस समय कफ का उद्रेक होगा, संचय होगा और फिर प्रकोप होगा और फिर उसके बाद समन होगा। तो ये ऋतुओं के हिसाब से ही ये निर्धारित है कि कब यह संचय होगा, कब उद्रेक होगा और कब यह समन होगा। हम आहार विहार के से ही संचय और प्रकोप को मतलब समन कर आयुर्वेद लेते हैं। में आयुर्वेद से सब वर्णित है पहले से। जी हाँ, कि जैसे अब हेमंत ऋतु चल रहा है, हाँ, तो आपका कहना है कि कफ का संचय होगा हाँ, और पित्त का शमन होगा। समन हो, तो अब अगर कफ जनित संचय का मतलब कफ जनित रोग होंगे। तो उसके निवारण के बारे में क्या आपके यहाँ देखिए, उसके अभी बताया है कि मधुर अम्ल और लवण का सेवन करेंगे तो कफ बढ़ेगा, लेकिन कटु तिक्त और कषाय रस प्रधान द्रव्यों का सेवन करें, आहार विहार करें। कटु मीन्स जैसे अदरक हो गया, हाँ, मैं काली मिर्च हो गया, है ना, थोड़ा सा जो है काली मिर्च होगी, बोलचाल के भाषा में जो मसाले हैं हमारे किचन में, दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, इनका अगर प्रयोग हम भोजन में लें तो हमारा कफ का भी शमन हो जाएगा और पित्त का भी शमन हो जाएगा। अगर बढ़ा हुआ है, जैसे सर्दी है, मान लीजिए सर्दी हो गई,
तो क्या करते हैं लोग, छींक छाक करते हैं, नाक से पानी आने लगता है, गले में खराश हो जाती है, लोग खांसने लगते हैं। ये इसका कारण क्या है कि हम आहार विहार सही तरीके से लिए नहीं, का प्रकोपक और द्रव्यों का सेवन किया हमने। तो ऐसे रस का सेवन अगर हम करेंगे, जैसे मधुर, हम बहुत ज्यादा मीठा खाए तो मीठा खाएंगे, या मीठे अन्न का सेवन करेंगे, तो लवण रस का सेवन करेंगे, चटपटी चीजों, तो हमारा कफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर हमको बढ़ गया है तो उसको सेवन करने के लिए हमको किसी टेबलेट की जरूरत नहीं है। घर में सौंठ पीपर मरीच है, किचन में गर्म मसाले हैं, इन मसालों का सेवन अगर हम करेंगे अपने आहार विहार में, उष्ण आहार विहार करेंगे तो हम इसमें सावधानियां क्या कर सकते हैं? ये सावधानियों तो में, भोज्य पदार्थ आपने हाँ, बताया, सावधानी क्या? समय से हल्का आहार लें, जो, क्योंकि अग्नि, दिन की अग्नि जो है मंद होती है, सूर्य जो है उसका प्रकाश कम होता है, तो अग्नि, बाहर की अग्नि कमजोर होती है और अंतर की अग्नि ज्यादा होती है। तो आपको खाना तो समुचित खाना चाहिए, पेट भर खाना चाहिए, जो अंतर अग्नि पचा ले, अच्छी तरह से पच जाए भोजन। जैसे आप थोड़ा घी मिश्रित चावल, दाल, रोटी, उष्ण पदार्थ लीजिए, जैसे आपका गर्म पानी है, इसका सेवन कीजिए। रोटी में आप मिक्स रोटी आजकल चल रहा है, ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का, इसका सेवन कीजिए थोड़ा घी लगा के। मतलब श्री अन्न आजकल नया हाँ, नाम श्री दिया अन्न, गया है। श्री अन्न। तो मोटे अनाज को हाँ, हम लोग पिसवा करके उसको मिक्स रोटी खाएं। लेकिन रुक्ष नहीं लेना चाहिए, उसमें कुछ स्नेह की लिपित होना चाहिए, घी अच्छा का लेप होना चाहिए, जी, ताकि जो है कफ भी हमारा शमन हो और पित्त भी शमन हो जाए। अच्छा वैद्य जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी शिशिर ऋतु की बात हम लोग कर लिए, शरद ऋतु अभी हमारे सामने खड़ा है, इसमें हाँ, हमें क्या क्या बचाव करना चाहिए? देखिए, शरद ऋतु तो सबसे लास्ट में आती है, हेमंत, शिशिर, उसके बाद बसंत आती है, फिर वर्षा आती है ना। और शिशिर में हड्डी कंपाने वाली ठंडक होती है। मतलब हम जो चर्चा कर रहे हो शिशिर की ही कर शिशिर रहे की हैं। संचालन, अच्छा, तो मतलब ये शरद जो शरद है, नहीं, शिशिर कहिए, शिशिर ऋतु, अच्छा तो उसमें हड्डी कंपाने वाली होती अब मैं वही आम बोल चाल है। वाली हाँ, बात ही करना चाह या रहा ठंडक लग गया, हाँ, ठंडक क्यों, आदमी अगर सही तरीके से कपड़ा न पहने, उलन चीजें का न लगे, कम ठंडा हो में अगर आप बाहर जा करके नंगे पांव घूम रहे हैं, तो आपको ठंडक बाहर की तो लगेगी लगेगी। मतलब हवा से भी हवा, बचाव के लिए क्योंकि कपड़ा। हवा का एक गुण है ठंडक, जी शीत। जी तो जो हवा से शीत लगेगी वो इंटरवेन करेगी हमारी हड्डी को। जी। तो इसलिए जाड़े में अगर इस तरह की सर्दी पड़े तो हमको पूरे उलन चीजों से, कपड़ों से ढक करके बाहर घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, और अपने शरीर के ठंडक से बचाने के लिए और भी कंबल वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जो मतलब कुल मिला के ठंडी हवा से भी बचे हाँ, और तेल का मालिश और भी। हाँ, तेल, देखिए, बात जो होती है ना, हम्म, वो ठंडक में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बात बढ़ने का मतलब है जो रुक्षता आ गई, तो रुक्षता अगर आ गई तो उसको हम स्नेह कैसे देंगे, तेल की मालिश करेंगे। तो इसे हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में सरसों का तेल हो, कोई भी तेल हो, तिल का तेल हो, तिल का भोजन हो, तिल के लड्डू हो, इसलिए खाने चाहिए और तेल की मालिश करनी चाहिए शरीर। थोड़ा उष्ण करके, गर्म करके ही मालिश करना चाहिए, जहाँ पंखा न हो, बाहर की हवा न लगती हो, क्योंकि बदन खाली रहेगा, तो कमरा बंद करके मालिश करना चाहिए। और पानी लोग कैसा? आयुर्वेद में हमेशा कहा है कि उष्ण जल का पान करना चाहिए, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। अब वही बात उष्ण, हाँ, हमारी जनता क्या समझे उष्ण को? क्या उष्ण, देखिए, उष्ण का मतलब होता है दो तरह का, गर्म, अब गर्म में शीत गर्म, जी, और उष्ण माने बॉइल्ड, उबला हुआ। तो शीत गर्म आदमी पीना चाहता है कि हल्का सा गला तर कर ले, लेकिन अगर उसको बॉइल्ड वाटर करके, अगर जैसे चाय पीते हैं, चाय की तरह से पिए, तो उस वो जो है
हमारी अग्नि को भी बढ़ाती है, हमारे दोषों को भी निवारण करती है, पाचकाग्नि को भी बढ़ाती है, शरीर को एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। तो मतलब जाड़े में तो हमें गर्म जल पीना चाहिए, गर्म जल पीना, गर्म चाय की तरह। चाय की तरह उसको उष्ण कहते हैं। जी। अभी हम जो ऋतुचर्या पे बात कर रहे हैं, तो अभी शिशिर ऋतु है, शिशिर के बाद बसंत आ जाएगा। बसंत आ जाएगा। हाँ, तो बसंत ऋतु पे हमको कुछ बताएं। हालांकि अभी उसका समय नहीं है, लेकिन अगर हम पहले से सावधान हो जाएं। हाँ, आयुर्वेद का नाम ही है प्रिवेंशन करना, प्रिवेंशन। जी। प्रिवेंशन इज बचाव। बेटर देन क्योर। क्यों? हमको स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, तो हमको ऋतु के अनुकूल दिनचर्या, रात्रिचर्या करनी चाहिए। तो बसंत ऋतु में क्या होता है कि कफ का उद्रेक होता है, कफ निकलता है। तो जब कफ निकलेगा तो सामान्य अवस्था में अगर वो कफ निकलता है तो निकलने देना चाहिए, दवाई खा करके उसको रोकना नहीं चाहिए। दवा तो अंग्रेजी है। अंग्रेजी आदमी थोड़ा सा आया, अंग्रेजी दवाई खा लिया, क्या होता है उससे साइनोसिस हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। आयुर्वेद में इसको निकालने का कफ का कोई तरीका? तो वही तो है, सौंठ का पानी पीजिए, आंवले का च्यवनप्राश बना के खाइए, आंवले की चटनी खाइए, आंवले का मुरब्बा बना के खाइए। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो है शरीर की एनर्जी भी बढ़ेगी, क्षमता भी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोग से हमारा निवृत्ति भी होगा। अच्छा, इसी के साथ फिर हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, कि गर्मी आने वाली होगी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो जब हमारा उद्रेक हो गया तो गर्मी में क्या होता है कि पित्त का संचय होता है। तो पित्त जब संचित होगा तो हमारे बाहर की जो आबो हवा है, गर्म मौसम है, ऋतु है, वो उष्ण ज्यादा हो जाती है, तो हमारे अंदर की उष्णता कम हो जाती है। तो शरीर के अंदर की जो अंतराग्नि होती है वो कमजोर हो जाती है। तो हमें हल्का आहार विहार करना चाहिए और ठंडक देने वाली चीजें लेनी चाहिए, जैसे नारियल का पानी है, शरबत है, बेल का मुरब्बा है, बेल का शरबत है, ने? इस तरह की चीजें। शीतल जल, शीतल जल का मतलब कूलर का पानी नहीं, घड़े का पानी पीजिए आप। तो इससे जो है हम अपने शरीर की रक्षा करेंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे, क्योंकि हम पिएंगे तो सब पिएंगे। और गर्मी में क्या नहीं करना चाहिए? एक गर्मी में जैसे हमने अभी जाड़े के लिए बताया कि खुले बदन में बाहर नहीं घूमना चाहिए, तो गर्मी में भी खुले बदन में बाहर धूप में नहीं जाना चाहिए, शरीर को बचाना चाहिए। और विशेषकर ज्यादा जब लू जो चलता है, जो आषाढ़ का महीना होती है, जो जेठ का, तो उसमें जो है गर्म हवा चलती है, वो हमारी जैसे ठंडी हवा इंटरवेन करती है हमारे हड्डी को, वैसे गर्म हवा भी हमारे शरीर को इंटरवेन करती है, जिसको सन स्ट्रोक बोल देते हैं। तो जैसे जाड़े में आपने बताया कि हमें थोड़ा गरम मसाला भी यूज करना है। हाँ, तो गर्मी में भी खा सकते हैं गरम मसाला? देखिए गर्मी गर्मी के को शांत करने के लिए क्या है, मधुर आहार लेना चाहिए। मधुर, मीठा, मीठे का मतलब चीनी का शरबत नहीं, गुड़ का शरबत खाइए, गुड़ खाइए, नहीं गुड़ का बना हुआ चीज ले लीजिए, खीर बना करके लीजिए। तो इन सब चीजों को लेने से हमारी जो पित्त की उष्णता है वो कम होगी, तो बैलेंस बना रहेगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, बढ़िया। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, इसमें कौन सा अब दोष? देखिए वर्षा ऋतु, अभी हम उष्णता के बाद वर्षा होती है तो क्या होती है कि ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो वायरल क्या चीज है? ये वायु के द्वारा फैला हुआ रोग है जो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, वायरस। वायरस जी। तो ये वायरस वातावरण में है, हम अगर सही तरीके से आहार विहार नहीं लेंगे तो वायरस बढ़ेगा, तो क्या होगा, पित्त प्रकोपित हो जाएगा। तो जब पित्त प्रकोपित होगा तो हमारे शरीर के अंदर की जो अंतराग्नि है वो मंद हो जाएगी और ज्वर की अग्नि उसमें पहुंच जाएगी और शरीर को हमारे पूरी अग्नि व्याप्त हो जाएगी, तो हमारे बदन में उष्णता आ जाएगी।
बुखार होने लगेगा, ज्वर हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। तो इस तरह से जो है इसका उपचार जो है हम ऐसा न करें कि हमको उपचार की जरूरत हाँ, पड़े। तो वही आहार विहार अपना नियंत्रण करके तो रखेंगे। गर्मी में हमें क्या फिर खाना चाहिए? गर्मी में वही चावल खाइए, दाल खाइए, मूंग का दाल खाइए, ज्यादातर खिचड़ी दरिया खाइए, हल्का। हल्का आहार खाइए। तो वायरल भी होगा तो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अग्नि को बचानी है हमको। तो अग्नि, बाहर की अग्नि भी हमारी, उससे भी बचनी है, और अंतराग्नि अपने जो पाचक अग्नि है उसको भी बचानी है। तो पाचक अग्नि अगर नहीं रहेगी तो गैस बनेगी, उसके बाद कब्ज भी होगा, पित्त भी बढ़ा हुआ रहेगा, तो लूज मोशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा। पानी अगर नहीं पिएंगे, बाहर धूप में घूम रहे हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो हमें सम्यक पानी की व्यवस्था, और पीने की वस्तुओं में जैसे आप उस समय लालमी लालमी जिसको तरबूज कहते हैं, खरबूज कहते हैं, ककड़ी कहते हैं, ये सब चीजें पानी वाली चीजें, फल खाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है वैद्य जी कि हमारी जो ऋतुएं हैं, हम्म, प्रकृति ने हमको वैसा ही फल फूल पत्ता दे रखा है। बिल्कुल सत्य और बात है। अगर हम इसको जान जाएं अच्छी तरीके से, हाँ, तो हम फल फूल पत्ता को पहचाने कि गर्मी में कौन सा प्रोडक्ट कृषि से आ रहा है, जाड़े में कौन सा आ रहा है, बरसात में कौन सा आ रहा है, उसका प्रयोग। जैसे अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि गर्मी गर्मी में हमको लगता है कि जो तरबूज है, खरबूज है, जिसका आपने अभी नाम लिया, ये सब पानी वाले हैं। हाँ, तो यानी पानी की जरूरत शरीर को शरीर को ज्यादा ज्यादा है, और प्रकृति ने हमको दे रखा है पहले से, और हम उसका सेवन नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने जाड़े के लिए आपको बताया उष्ण आहार लेना चाहिए। तो गर्मी में क्या उष्ण आहार लेंगे? उष्ण आहार लेना चाहिए, लेकिन ताजा लेना चाहिए, बासी नहीं लेना चाहिए। जैसे उसकी आहार विहार, अब जाड़े के दिनों में इस समय क्या है, नया अन्न आया हुआ है, चावल। तो जो आयुर्वेद में कहा कि नए अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चावल ज्यादा खाएंगे दोनों टाइम, कब बढ़ेगा, कब का पाचन नहीं होगा, कब उद्रेक हो जाएगा, गैस बनेगी, पेट पर भारी होगा। वैसे ही गर्मी के समय में नया अन्न, गेहूं, जौ, चावल वगैरह आता है, तो वो भी नया अन्न अगर हम खाएंगे तो हमारा डाइजेशन सही नहीं रहेगा, पित्त प्रकोपित रहेगा, तो वो बाहर निकाल देगा, डाइजेशन खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों को, पुराने अन्न का सेवन करना चाहिए। जाड़े में पुराना चावल खाइए, रोटी खाइए पुराने गेहूं की। गर्मी में पुराने चावल का चावल भात बना करके खाइए, नए रोटी मत खाइए। मतलब ये जो हाँ, तो दिनचर्या ये है, सारा सारा चीज जो है प्रकृति ने हमको दे रखी है, हमें मालूम नहीं है। जो हमें पैदा करते हैं उसको तुरंत ले लेते हैं। ये आयुर्वेद के वैद्य यही सिखाते हैं। नहीं, आयुर्वेद में मना है, नया अन्न, नया जल। बरसात में कभी भी सादा पानी नहीं पीना चाहिए, उबाल करके पानी पीना चाहिए, क्योंकि बारिश के समय में बैक्टीरिया पानी में रहते हैं, दूषित पानी होता है, इसलिए उबाल करके पानी पीना चाहिए। मतलब जो हमारी 6 ऋतुएं हैं, जी, अगर हम आहार विहार का सही रखें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बढ़े ना, होगा ही नहीं। इसीलिए कहा है, देखिए जी। साफ कहा है, 6 ऋतुएं हैं तो 6 रस हैं, टेस्ट हैं। अच्छा। रस जी। से मधुर, अम्ल, लवण, समझ रहे हैं, मधुर माने जी, मीठा, नमक। लवण नमक। नमक, अम्ल खट्टापन, खट्टा चटपटा, हाँ, कटु कड़वा, जैसे जी। अदरक हुआ, जी। काली मिर्च हुआ, मसाले हुए कटु। तिक्त जैसे नीम हुआ, करेला हुआ। हम्म, कषाय जैसे साग हुआ। हम्म, तो इन सब चीजों, यही 6 चीजें हैं जो हमारे वात पित्त कफ को बढ़ाती भी हैं और ये समन भी करती हैं। जैसे अगर कफ बढ़ा हुआ है तो हम मधुर, अम्ल और लवण ज्यादा सेवन किए हैं, इसलिए कफ बढ़ा हुआ है। तो हम इसको साम्यावस्था में कैसे लाएंगे? कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान द्रव्यों का अपने आहार विहार में सेवन करें, कफ शमन हो जाएगा। वैसे गर्मी में अगर हम कटु, तिक्त, कषाय रस का ज्यादा सेवन करेंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, वात बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे?
बात को समन करने के लिए मधुर अम्ल और लवण रस का सेवन करेंगे, तेल का सेवन करेंगे। तो कुल मिलाकर के खट्टा, हाँ, मीठा, तीता, नमकीन, नमक हाँ, और रुक्ष और कषायम, कषाय, ये 6 प्रकार के रस 6 प्रकार की ऋतुएं है। अगर हम इसको कायदे से गहराई से समझ लें हैं। तो बीमारी दूर भाग बीमारी जाएगी। हर ऋतुओं में हर तरह का फल मिला हुआ है, हर तरह की अन्न मिला और प्रकृति ने दे रखा है। तुलसी का पत्ता 12 महीना हो, वो तो तुलसी अमृत है। अमृत जिसको अमृत कहते हैं ना, अमृता जिसको वो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का सेवन करें। बरसात के सीजन में कभी कफ नहीं होगा, कभी वो त्रिदोष नाशक है, बात की बीमारी नहीं होगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, बात बुखार नहीं होगा। मतलब 6 ऋतुएं हैं। हाँ, 3 ही दोष हैं। 3 ही दोष हैं। तो उन तीनों दोष को हाँ, अगर हम 2-2 महीने 4-4 महीने मधुर, तिक्त और कषाय जी ये पित्त को अगर समझ इसका प्रयोग हम जान जाएं हाँ, तो हमारे हिसाब से आदमी बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल रहेगा। स्वस्थ। तो जो आयुर्वेद का भाषा आपने पिछले एपिसोड में बताया था, जीवम जीवेत सततम जीवेत, सततम, जदा जीवेत सुखम जीवेत, जदा जीवेत सुखम जीवेत, जीवेत सतम शरदम सतम। जय हिंद वैद्य जी। आज आपने नमस्कार। वह रहस्य बताया जिससे मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। और आज के जो समय में यह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनको वेद का ज्ञान नहीं है, आयुर्वेद निश्चित रूप से कोई पैथी नहीं है, सिर्फ हमें अपने दिनचर्या और ऋतुचर्या को सुधार ले तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जय हिंद। जय बार बार आपका जय स्वागत आयुर्वेद। रहेगा। हमारे दर्शक जय ज्यादा गुरुदेव। उत्साहित हैं, इससे दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि इस एपिसोड को देखना नहीं भूलेंगे और गहराई से अंत तक देखेंगे तो आपको जीवन जीने का रहस्य अच्छी तरीके से पता होगा। आप सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। जय हिंद।